Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट जो टॉपिक हो गया था वो हो गया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पूरी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक आपके इस चैप्टर में आगे काम आने वाला है, गाउस लॉ। जब हम गाउस लॉ पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो हमें ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो करें स्टार्ट, रेडी हो सब? तो आइए जुड़िए मेरे साथ। देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो उसकी वजह से अपने पास फील्ड जनरेट होगा उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर? और अपने पास फ्लक्स का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या है? देखो, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? फाई ई। क्या हो जाएगा? फाई ई। तो एक चीज अपन ध्यान में रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, हमेशा ध्यान रखो, इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? ध्यान रखना, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा भी करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें मैटर करेगी। उसके बाद आपकी जो सरफेस होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सरफेस क्या होनी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की अपन बात कर रहे हैं, सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसकी अपन बात कर रहे हैं। और एक और चीज वो है अपने पास क्या, कि ये कितना एंगल का फॉर्मेशन कर रही है। एंगल फॉर्मेशन भी इसमें चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपको माइंड में होनी चाहिए। अब बताए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मेरा ये हाथ दिख रहा है आपको, है ना, ये मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको, ये एक इलेक्ट्रिक सरफेस है और ये मार्कर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। अगर मैं इसको आर पार करा दूं इस तरह से, अगर मान लो बहुत सारी फील्ड लाइन से इसको मैं आर पार निकाल दूं, चाहूं तो मैं यहाँ पे, है ना, प्रैक्टिकली भी अपन इसको पेज में करके देख सकते हैं। जैसे मैं तुमको देखो बताता हूं, अभी अपने पास मान लो कि ये मेरे पास कोई पेज दिख गया। ठीक है, इस पेज में से मैंने यहाँ पे अपने पास ये मार्कर है, तो ये अपना जो पेज है ये रेक्टेंगुलर है। ये पेज क्या है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस पेज में से मैंने यहाँ पे एक फील्ड लाइंस निकाल दी इस तरह से, दिख रहा है तुम्हें? इस तरह से एक फील्ड लाइंस निकाल दी, ये देखो, ये इस तरह से। ठीक है, एक फील्ड लाइंस ये निकल गई, है ना, दिख रही है ना भाई? इस तरह से एक और फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ, एक और फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ। अब ये सरफेस पता है आपको, ध्यान रखना है, यू रखी हुई है तब भी परपेंडिकुलर है, यू रखी हुई है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी? इस तरफ। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई? अपने पास यू रखी हुई है तो इसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ हो गया। इस सरफेस को हल्का सा मैंने एंगल के साथ यूं रोटेट करा दिया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ये सरफेस यूं रखी हुई है तो इसका परपेंडिकुलर यूं हो गया, इस तरफ रखी हुई तो इसका परपेंडिकुलर मेरी तरफ हो गया। कहानी समझ आ रही है? तो अपने पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा सरफेस के कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन भी करेगी। तो ध्यान रखना, डेफिनेशंस हमेशा इसी तरीके से बनेगी। सरफेस की अगर अपन बात करें तो देखो, सरफेस अपने पास प्लेन सरफेस हो सकती है। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास इस तरीके से एंटर कर रही है और यहाँ पे ये आउटसाइड यानी कि इस तरीके से एग्जिट कर रही है, तो दैट इज द प्लेन सरफेस विच इज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसके आर पार जानी चाहिए, इससे अपन बोलेंगे। तो इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, सरफेस आपके पास कैसे भी हो सकती है। देखो, मान लो जैसे इस सरफेस की मैं बात करता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिख रहा है बेटा आपको, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है सपोज करो उतनी ही एग्जिट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई वेक्टर, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? डेल्टा एस वेक्टर। ध्यान रखना, स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएस काम में लेते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट के लिए डेल्टा एस काम में लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई?
डेफिनेशन बन गई अपने पास, सुनो डेफिनेशन क्या बन गई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सरफेस, है ना, विच इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक सरफेस से पास हो रही है, बस उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटाओ, चलो ये अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास जो है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपके पास स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। रीजन, क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला निकालोगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, और आपको पता है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, चलो तो अब अपन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपने पास एक और डायग्राम होता है, और वो जो डायग्राम है, ठीक है, जनरली अगर अपन उसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक और डायग्राम होता है बेटा, है ना, वो डायग्राम अपन यूज करेंगे एंगल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डॉट हटाते हैं तो एफ एस कोस थीटा आता है, आता है कि नहीं आता, एफ एस कोस थीटा आता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे मान लो अपना नेक्स्ट डायग्राम है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एंगल फॉर्मेशन के लिए तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, ये एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट तो कौन सा है, एस वाला, और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो मैंने कौन सा ले लिया, ई वेक्टर। तो आपको पता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, यहाँ पे जो अपने पास सेंटर पॉइंट है ओ, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया ना कि एरिया जो वेक्टर है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कुछ एरिया एलिमेंट के साथ, स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट के साथ, स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट कौन सा है अपने पास, डीएस वेक्टर। तो ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एरिया एलिमेंट के साथ जितना एंगल फॉर्मेशन करेगा उस एंगल को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे किससे बेटा, थीटा से। तो अपने पास परपेंडिकुलर एरिया एलिमेंट क्या हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, और ये हो गया अपने पास थीटा। तो आप पता लगा सकते हो कि ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चीजें क्लियर है बेटा, समझ आ रही है। चलो तो अपने पास अब बात करते हैं कि सर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना दिया, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो अपने पास दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी है उसी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्लक्स कैसे होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर अपन किसकी डेफिनेशन देना चाहें फ्लक्स की, तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, समझ गए ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, अगर अपन इसकी बात करें तो आ जाओ, यहाँ पे फाई ई की वैल्यू कैसी निकलेगी, हाँ बेटा ई डी एस कोस थीटा, और इसी का ही अपन क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। अब कोस थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ई और डी एस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे है ना, ये चीज अपने पास डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, तो अपने पास ई डॉट डी एस को अपन ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बता इसमें कंडीशंस क्या होती है कि अपन को एंगल की वैल्यू लेनी होती है। एंगल की वैल्यू अपन कैसे लेंगे, देखो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना लेंगे अपन, आपको पता है एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेम डायरेक्शन को पैरेलल भी बोलते हैं। तो कोई भी जो अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायरेक्शन में, तो बेटा उसके लिए थीटा कितना, 0 डिग्री। और अपने पास मान लो अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री, ये भी चीज अपन को पता है। और मान लो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप बोल दो चाहे एंटी पैरेलल के लिए बोल दो, इसके लिए अपन थीटा कितना ले लेंगे बेटा, 180 डिग्री। तो ये अपने पास एंगल कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है,
एंगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, बता दिया स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, लगाओ दिमाग, ई डॉट डी एस, है ना। देखो ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस मान ले, फॉर्मूला जनरली ईडीएस मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। डीएस का मतलब एरिया, एरिया वेक्टर की जो अपने पास यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। और अपन अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन बोलो तो अपन इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो फ्लक्स की डायमेंशन अपन को निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर, तो एफ एम स्क्वायर लिख दें, मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो अपने पास क्या होती है, m1 L1 T-2, ठीक है। मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी L2। चार्ज की क्या होती है बेटा अपने पास A1 T1, तो बताओ क्या बनेगी डायमेंशन, m1 L1 और L2 L3, ठीक है। T-2 और इधर T1 ऊपर जाएगा तो T-3, ठीक है, और A-1, यानी कि दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, m1 L3 T-3 A-1, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है। यहां तक कोई डाउट बेटा नहीं है। चलो कुछ इसके स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस में अपन ये डिसाइड करेंगे कि 0, 90 और 180 वाली कंडीशन में फ्लक्स कैसा आता है, ठीक है। चलो हाँ बेटा, तो अपने पास सिंपल सा है, अपन क्या बोलेंगे, देखो फर्स्ट वाला केस क्या होगा, स्पेशल केस 3 होते हैं ना बेटा, तो फर्स्ट वाला केस क्या होगा, व्हेन, फर्स्ट वाला केस देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, समझ रहे हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। सपोज करो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे इसे मान लो अपने पास ये एक सरफेस एरिया है ना, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पास भी आ जाएगा कि भाई अपन हल्का सा शेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट क्या मान लेते हैं बेटा, ओ, क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, है ना। तो अपने पास सभी बच्चे ध्यान दें कि ये अपने पास एक सरफेस एरिया है, इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो अपने पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, आपको पता है फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस कोस थीटा, कोस कितना है बेटा 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 को अपन ईडीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई अपने पास कितना आ जाएगा बताओ, ईडीएस आएगा कि नहीं आएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ये आपका फ्लक्स आ गया। अच्छा ई को कांस्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ई को कांस्टेंट निकालो, डीएस का इंटीग्रेशन कर दो और डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, तो अपने पास ई एस मान ले अपन, फ्लक्स अपने पास जो आएगा वो फ्लक्स कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव, कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये भी तो हो सकता है ना, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इज परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटा 90 डिग्री। अच्छा इस वाले केस में अपने पास क्या काम करेगा, इस वाले केस में भी अपन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नीचे अपन इसको थोड़ा सा शेड वाली डिजाइन दे देते हैं, ये लो, है ना, ताकि अच्छा लगेगा। तो पहले तो यू था तो इस तरह से निकल रहा था, अब यू है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से निकलेगा, तो इसके भी अंदर अपने पास ये सेंटर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ने इसके अलोंग ले लिया, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ले लिया, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो इसका फ्लक्स क्या होगा बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स अपना पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। लास्ट कंडीशन क्या बनेगी अपने पास, लास्ट कंडीशन ये वाली बन सकती है, क्या बनेगी बताओ, या तो इसको ऐसा रख दो या फिर सिंपल सी बात है इस तरीके से घुमा के रख दो, ये लो, ठीक है बेटा। अब अपने पास मान लो व्हेन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर दोनों अगर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट का मतलब थर्ड वाली कंडीशन क्या होगी बेटा, ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है आपका इस तरफ
और एरिया वेक्टर काम कर रहा है आपका इस तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री होगा बेटा बताओ? 180 डिग्री। दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो अपने पास फाइनली जो फ्लक्स निकल कर आएगा क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कोस 180। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वही फाई इज इक्वल टू माइनस ई, बाहर निकाल लो, ठीक है, आउटसाइड निकाल के डीएस का इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का ई एस, दैट मीन्स फ्लक्स इज नेगेटिव। तो अब मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं कि फ्लक्स पॉजिटिव के नेचर का भी हो सकता है, फ्लक्स जीरो भी हो सकता है और फ्लक्स आपका नेगेटिव वाले नेचर का भी हो सकता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ? नहीं है? क्लियर है ना? तो बेटा ये छोटा सा आज अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो कंसेप्ट तुम्हें लास्ट में जाते टाइम बता के जा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटसाइड है दैट मीन्स फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटसाइड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इनसाइड है तो इनसाइड वाले केस में फ्लक्स आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, क्या डायमेंशन है, क्या यूनिट है, क्या फॉर्मूला है और क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना क्लास में स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले जाओ, छपेगा बेटा एग्जाम में 101%, क्योंकि डाइपोल आएगा तो डाइपोल मोमेंट आएगा और जब मोमेंट होने लग जाता है फिजिक्स में तो एक्सिस और इक्वेटोरियल अपनी सीट लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में अपन ने केवल फ्लक्स की बात करी थी। टॉपिक चाहे एक ही कवर हो पर अच्छे से होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।